हेलो फ्रेंड्स, आज बात हम करेंगे पंजाब के इतिहास पर। यहाँ के भूगोल का क्या प्रभाव पड़ा। तो किसी भी स्थान की भौगोलिक दशा जो है उसका वहाँ के इतिहास पर अवश्य ही प्रभाव पड़ता है। रिचर्ड हैक्लुइट ने बहुत ही बढ़िया एक स्टेटमेंट दी हुई है। कहते हैं कि ज्योग्राफी एंड क्रोनोलॉजी आर द टू आईज ऑफ हिस्ट्री, इट्स राइट आई एंड इट्स लेफ्ट आई। तो जैसे आंखों के बिना कोई भी व्यक्ति काम नहीं कर सकता, उसी तरह से इतिहास के लिए भी ये दो आंखें हैं। एक है कालक्रम, क्योंकि क्रोनोलॉजी के बिना हिस्ट्री जो है वो काम ही नहीं कर सकती। और अगर हम बात करें कि ज्योग्राफी का इसके इतिहास के ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है, वो भी डेफिनेटली पड़ता है। ये हम आज अपनी इस प्रेजेंटेशन में देखेंगे। और इसने तो यहाँ के राजनीति, यहाँ के समाज, धर्म, अर्थव्यवस्था, संस्कृति वगैरह सबको प्रभावित किया है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ के पॉलिटिकल इफेक्ट्स की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पंजाब वॉज द गेटवे ऑफ इंडिया। ये प्रवेश द्वार साबित हुआ पंजाब हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि जितने भी विदेशी हमलावर आए, अंग्रेजों को अगर हम छोड़ दें तो सब के सब उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर से ही आए। चाहे हम प्राचीन काल से देख लें, कारण इसका क्या था कि यहाँ पर उत्तर पश्चिम में बहुत से दर्रे मौजूद थे। खैबर दर्रा, टोची दर्रा, गोमल दर्रा, बोलान दर्रा, कुरम दर्रा और भी बहुत सारे दर्रे। और इन्हीं दर्रों के रास्ते से ये विदेशी हमलावर पंजाब पर आक्रमण करते रहे। इन दर्रों की वजह से दरअसल इस सुलेमान किरथार की पर्वतीय श्रृंखला को पार कर पाना मुश्किल नहीं था, काफी आसान था। तो ये इनके लिए काफी मददगार साबित हुई। तो अगर हम माने कि आर्य भी विदेशी थे, तो वहां से लेके आप देखिए ईरानी है, यूनानी है, शक, कुशान, हून, तुर्क, मंगोल, मुगल, अफगान वगैरह जितने भी आक्रमणकारी आए, सब के सब इस दिशा की ओर से ही आए। और उन्होंने आकर सबसे पहले पंजाब पर आक्रमण किया। अगर वो पंजाब को जीतने में सफल हुए तो वो आगे बढ़ते थे। तो इस तरह से हम ये बात मानते हैं कि पंजाब भारत का प्रवेश द्वार बना। अगर किसी आक्रमणकारी को यहां से रोक दिया गया तो वो आगे बढ़ने में सफल नहीं हो सका, वो आगे नहीं बढ़ा। और इसकी एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल, सुंदर मिसाल हमारे पास जो है वो सिकंदर की है। सिकंदर ने पंजाब से ही वापस लौटने का फैसला कर लिया था, कारण कि उसे पंजाब में कई जगहों पर काफी ज्यादा कठिनाइयों का, मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो दूसरी ओर अगर हम देखें तो उत्तर की ओर से पंजाब सुरक्षित रहा। वजह बिल्कुल सिंपल, ये उत्तर में हिमालय पर्वत की ऊंची ऊंची विशाल पर्वतीय श्रृंखलाएं थी जो हमेशा बर्फ से ढकी रहती थी। इसलिए किसी भी विदेशी आक्रमणकारी ने इस दिशा से आक्रमण करने का साहस नहीं किया। और इस दिशा में मूल जो आक्रमणकारी साबित हो सकता था वो था चीन। तो चीन ने भारत पर, आप देखिए कि पहली बार अगर हमला किया तो 1962 का हमला। इतिहास में कभी भी चीन का आक्रमण जो है वो भारत के ऊपर नहीं हुआ। और जो बात हम करते हैं कनिष्क की, कनिष्क ने चीन पर आक्रमण किया था। तो लेकिन कनिष्क भी इस दिशा से नहीं गया, क्योंकि अफगानिस्तान भी उसके अधिकार में था, तो वो अफगानिस्तान के रास्ते उस दिशा में गया था। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये दर्रे यहाँ पर थे नहीं, क्योंकि बर्फ से सारी पर्वतीय श्रृंखला साल का अधिकतर समय जो है वो ढकी रहती थी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका प्रभाव जो है ये देखते हैं हम उत्तर दिशा से। अब एक और प्रभाव उत्तर पश्चिम का, कि ये हमेशा ही पंजाब के
शासकों के लिए या भारत के शासकों के लिए ये दिशा जो है हमेशा ही एक सरदर्दी बनी रही। विदेशी हमलावर इस दिशा से आए, ये हमने अभी बात की है। और दूसरी सबसे बड़ी सरदर्द जो थी भारत के और पंजाब के शासकों के लिए, वो थे यहाँ के सीमावर्ती प्रदेशों में जो कबीले रहते थे। रंजीत सिंह को भी इन कबीलों से निपटने में काफी उलझने पेश आती थी। हालांकि वो इसमें सफल रहा, लेकिन अक्सर ये कबीले जो थे वो हमेशा ही एक सरदर्द जो है वो बने रहे पंजाब और भारत के शासकों के लिए। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पंजाब डिसाइसिव बैटल्स, फैसला कुन लड़ाइयों का मैदान रहा है। देखिए, कोई भी लड़ाई होती है निर्णायक होती है, क्योंकि ये कोई हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल का मैच तो है नहीं कि वो टाई हो गया, ड्रॉ हो गया, बराबर रह गया। हमेशा ही जो लड़ाई होगी एक उसमें जीतेगा, एक उसमें हारेगा। और यहाँ पर जो लड़ाइयां जिनकी बात हम कर रहे हैं, ऐसी फैसला कुन लड़ाइयां साबित हुई जिन्होंने हिंदुस्तान के इतिहास की रूपरेखा को भी बदल दिया। इनमें कुरुक्षेत्र की लड़ाई जो कौरवों और पांडवों के दरमियान हुई, तराइन की लड़ाई जिसने भारत में मुस्लिम राज्य की नींव रख दी। दो लड़ाइयां लड़ी गई थी 1191 और 1192 ईस्वी में। पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, लेकिन दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान खुद हार गया, जिसके बाद यहाँ पर मुस्लिम राज्य की स्थापना की जाती है। तो तराइन जो है ये आजकल हरियाणा में कुरुक्षेत्र के साथ में ये पड़ता है। तरावड़ी इसके कस्बे को कहा जाता है। इसके अलावा पानीपत के मैदान पर 3 लड़ाइयां लड़ी गई। पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया, जहां मुगल वंश की स्थापना करता है। दूसरी लड़ाई में अकबर ने हेमू को पराजित किया और मुगल साम्राज्य की पुनर्स्थापना जो है सही मायनों में पानीपत की दूसरी लड़ाई के बाद होती है। हालांकि इससे पहले हुमायूं अपना राज्य वापस ले चुका था, लेकिन ये इतना संगठित नहीं था। इसे संगठन प्रदान किया पानीपत की दूसरी लड़ाई ने। और पानीपत की तीसरी लड़ाई ने अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया और मराठे जो कटक, पूर्व में उड़ीसा में कटक से लेकर अटक तक पहुंच चुके थे, एकदम वो महाराष्ट्र तक सीमित रह गए। और इसके अलावा आप देखिए 1739 ईस्वी में करनाल की लड़ाई हुई थी, जिसमें नादर शाह ने मुगल सेनाओं को पराजित किया और आगे बढ़कर उसने खूब यहाँ पर लूट मार की। तो ये हम कह सकते हैं कि भारतीय इतिहास की बहुत सी निर्णायक लड़ाइयां जो हैं वो यहाँ पर ही लड़ी गई। इसके अलावा आप देखिए कि विदेशी हमलावरों के लिए भी ये सफलता का एक बहुत बड़ा साधन रहा है पंजाब जो है। कारण यहाँ पर दौलत बहुत ज्यादा थी, धन संपदा बहुत ज्यादा थी और विदेशी हमलावर ज्यादातर आए मध्य एशिया से। अब मध्य एशिया का इलाका जो था वो ना तो व्यापार के उद्योगों के लिए कोई वहां पर उद्योग इतने ज्यादा थे और खेती बाड़ी भी वहां नहीं होती थी। तो अक्सर ये विदेशी हमलावर इनके लिए, जिसे हम कहते हैं कि एक सॉफ्ट ग्राउंड जो है वो पंजाब थी, यहाँ आते थे, लूट मार करके बेशुमार दौलत यहाँ से लूट कर वो ले जाते थे। और जिससे इन्होंने अपनी सेनाओं का गठन किया, वहां पर अपने शासन प्रबंध जो है, प्रशासन जो है, उसे इन्होंने बहुत सी सहूलतें जो है, बहुत से सुधार जो है वो करते रहे। इसके अलावा पंजाब एक ऐसा प्रदेश था, जैसे कि पीछे भी आपको अभी बताया है, कि पंजाब में अगर उन्हें सफलता मिलती थी तो वो भारत में आगे बढ़ने में उन्हें उत्साह मिलता था
उन्हें हौसला जो है वो मिलता था। इसके अलावा पंजाब जो है इसे जीतने के बाद जब वो आगे बढ़ते थे तो यहाँ से उन्हें बहुत ही बहादुर, शूरवीर, साहसी योद्धा जो है वो भी मिल जाते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि पंजाब जो है वो अक्सर यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम रही है। तो ये प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। कारण इसका क्या है? पंजाब देश के उत्तर पश्चिमी सीमा पर स्थित होने के कारण बहुत से हमलावर आते थे, पंजाब से ही वो लौट जाते थे। अब देखिए, बाबर ने भी पंजाब पर 5 बार हमले किए, लेकिन वो 5वीं बार था जब वो आगे पानीपत की लड़ाई जीतकर तो वो दिल्ली पर राज्य अपना स्थापित करता है। वरना पहले 4 बार तो वो पंजाब से ही आकर लौटता रहा। तो जब यहाँ पर हमेशा विदेशी हमलावरों का डर बना रहा तो ये एक ऐसी स्थिति थी जिसमें कि बहुत ही कम समय के लिए यहाँ पर शांति व्यवस्था कायम रह सकी। तो ये भी एक बहुत बड़ा भूगोल का यहाँ का प्रभाव है। इसके बाद आप देखिए कि यहाँ की नदियों ने भी इसे बहुत प्रभावित किया। बहुत बार ऐसा हुआ जबकि ये नदियां हमलावर को, आक्रमणकारी को रोक देती थी। इसकी मिसाल आप सिकंदर का देखिए कि वो जिस समय पोरस पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा था तो वहां पर बाढ़ आई हुई थी झेलम नदी में, जिस कारण उसे रुकना पड़ा। लेकिन बहुत बार ये नदियां जो थी ये आक्रमणकारी के लिए रास्ता भी बना देती थी कि नदी जो है उसमें कोई बाढ़ नहीं आई हुई तो वो किश्तियों की सहायता से उसे पार कर जाते थे। क्योंकि आजकल की तरह से उस जमाने में कोई पुल वगैरह इस तरह के तो होते नहीं थे जैसे कि आजकल बने हुए हैं। इनके अलावा ये नदियां जो हैं ये भौगोलिक सीमा जो है वो भी राजनीतिक जो यूनिट्स होते, इकाइयां होती थी, चाहे वो प्रांत है, चाहे वो सरकार है, चाहे राज्य है, चाहे परगना है, तो ये नदियां जो थी ये एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री के तौर पर इन्हें माना जाता था। अब रणजीत सिंह ने भी जब संधि की अंग्रेजों के साथ 1809 ईस्वी में, तो उसमें सतलुज नदी को रणजीत सिंह के राज्य की पूर्वी सीमा निर्धारित कर दिया गया था। तो इस तरह से ये नदियां जो हैं ये पॉलिटिकल यूनिट्स के लिए ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के तौर पर भी काम करती थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव आप देखिए कि राजाओं के लिए, सरकारों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रही नदियां जो थी, क्योंकि नदियों की वजह से मैदान जो थे वो उपजाऊ बने। थोड़ी मेहनत के साथ ही काफी फसल हो जाती थी यहाँ पर, और अगर फसल ज्यादा होगी तो कुदरती बात है कि लगान जो है वो भी काफी ज्यादा सरकार को प्राप्त होगा। तो ये भी नदियों का एक प्रभाव हम देखते हैं। इसके अलावा बात हम करेंगे जंगलों और पहाड़ियों की। तो ये जंगल और पहाड़ियां ये भी पंजाब के इतिहास को काफी हद तक प्रभावित करने में सफल रही। पहली बात तो आप ये देखिए कि जब परसिक्यूशन काल था, जिसे हम कह सकते हैं कि सिखों के ऊपर अत्याचारों, उत्पीड़न का युग जो था, बंदा बहादुर की शहीदी के बाद से एक लंबा समय चला। तो इस दौर में जब अब्दुल समद खां, जकरिया खां, मीर मन्नू वगैरह वो सिखों के खिलाफ उन्होंने अपनी कार्रवाइयां शुरू की, तो सिखों ने
शरण ली इन जंगलों और पहाड़ियों में जाकर। तो इस तरह से ये जंगल और ये पहाड़ियां जो थी उनके लिए शरण स्थल साबित हुए। दूसरे, ये इलाके जो थे ये गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के लिए बहुत ही मददगार साबित हुए और सिखों ने यहीं पर गुरिल्ला युद्ध प्रणाली में अपने आप को प्रशिक्षित किया और दुश्मनों के खिलाफ उन्होंने धावा बोलने की रणनीति जो है उसे अपनाया और इसकी सफलता उन्हें कई बार मिली। सिर्फ मुगल गवर्नरों के खिलाफ ही नहीं, बल्कि जब नादिर शाह यहां से लूटमार करके वापस जा रहा था तो सिखों ने उस पर भी इसी रणनीति के मुताबिक आक्रमण किया और उसका लूटा हुआ उसके द्वारा काफी सामान जो है उन्होंने खुद उससे लूट लिया था। इसी तरह अहमद शाह अब्दाली भी सिखों की इसी गुरिल्ला रणनीति की वजह से परेशान रहा और सबसे बढ़ के इन्हीं जंगलों और पहाड़ियों में अपने आप को प्रशिक्षित करने के बाद सिख जो थे वो यहाँ पर मिसल राज्यों की स्थापना करने में सफल हो सके। अब पंजाब के भूगोल की एक और बात देखते हैं हम कि जितने भी आक्रमणकारी आए सबसे पहले वो पंजाब आते थे, लेकिन सिर्फ अंग्रेज एक ऐसी कौम थे जो कि समुद्र मार्ग से आए। अब पंजाब जो था वो समुद्र मार्ग से काफी दूरी पर है, इसलिए अंग्रेज मद्रास, बॉम्बे, बंगाल वगैरह पर अधिकार जमाने के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और पंजाब उनके भौगोलिक रणनीति के मुताबिक सबसे आखिर में आता था और पंजाब का विलय जो है वो काफी बाद में हुआ। आप देखिए कि प्लासी की लड़ाई जीतकर अंग्रेजों ने यहाँ पर अपनी राजनीतिक सत्ता एक तरह से स्थापित कर ली थी। ये बात है 1757 की, लेकिन पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में होता है 1849 में, लगभग 92 साल के बाद। तो इसी से हम अनुमान लगा सकते हैं कि राजनीतिक तौर पर पंजाब ने किस तरह से पंजाब के भूगोल ने यहाँ की राजनीति को प्रभावित किया। अब आगे हम आर्थिक प्रभावों की बात करते हैं। जैसे आपको बताया यहाँ बेशुमार नदियां सी, नदियों से कई शासक आए जिन्होंने नहरें भी बना दी इन नदियों से, जिससे खेती बाड़ी जो है आसान रही और यही वजह है कि यहाँ पर कृषि जो है, खेती बाड़ी जो है वो लोगों के रोजी रोटी का मुख्य साधन बना। इसके अलावा सुलेमान किरथार की पहाड़ियों में बहुत से दर्रे थे। ये दर्रे जो थे इनकी वजह से अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ व्यापार करना आसान रहा। अब पंजाब जो था ये भारत और मध्य एशिया के चूंकि दरमियान में स्थित था, इसलिए भारत के दूसरे देश हिस्सों से भी जो कोई व्यापारी आते थे तो वो पंजाब के रास्ते से ही निकलते थे, जिस वजह से पंजाब जो है ये एक प्रमुख औद्योगिक व्यापारिक केंद्र के तौर पर भी अपने आप को विकसित करने में कामयाब रहा। इसके अलावा यहाँ के जितने भी व्यापारिक केंद्र थे इन यहाँ पर या इनके इर्द गिर्द बहुत से नए नगरों का विकास हुआ, कई नए नगर स्थापित भी हुए। अब आप देखिए कि सारे मेन रूट पर ही आते हैं ये जितने भी नगरों की बात हम करें, तक्षशिला, पेशावर, लाहौर, जालंधर, अमृतसर, सरहंद, हिसार, समाना, गुजरांवाला,
फिरोजपुर वगैरह, ये जितने भी नगर यहाँ पर विकसित हुए, ये सभी नगर व्यापारिक जो केंद्र थे उनके आसपास ही इनकी स्थापना होती है। अब जब बात हम करते हैं, यहाँ पर कृषि जो थी बहुत विकसित हुई। यहाँ पर लोग जो थे उन्होंने छोटे मोटे उद्योग जो थे वो भी स्थापित कर लिए थे। उत्तर पश्चिम के दरों की वजह से विदेशों के साथ भी यहाँ व्यापार जो है उसका काफी ज्यादा विकास हुआ। तो इससे पंजाब जो था ये उस जमाने में अपने ऐतिहासिक काल में आर्थिक समृद्धि जो है, आर्थिक खुशहाली जो है यहाँ पर पनप सकी। अब आगे हम बात करेंगे यहाँ के धार्मिक प्रभावों की। धार्मिक प्रभाव यहाँ पर क्या पड़े? आर्यंस, उन्होंने पंजाब में ही वैदिक ग्रंथों की रचना की। 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो पंजाब इसका मुख्य केंद्र रहा, जिस वजह से यहाँ पर हिंदू धर्म की उत्पत्ति जो है ये हो सके। क्योंकि पहला ग्रंथ जिसकी रचना की आर्यों ने वो ऋग्वेद था, और ऋग्वेद जो है उसे हम हिंदू धर्म का मूल आधार मानते हैं। पंजाब में ही भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में भगवत गीता का उपदेश दिया अर्जुन को। तो भगवत गीता का उपदेश जो है ये हिंदू धर्म के, हिंदू दर्शन जो है, हिंदू फिलॉसफी जो है उसका मूल आधार है। तो इस तरह से पंजाब जो है ये हिंदू धर्म की उत्पत्ति का केंद्र रहा। इसके अलावा अब देखिए कि इस्लाम का सबसे ज्यादा प्रचार जो है देश के दूसरे भागों के मुकाबले में वो भी पंजाब में हुआ। कारण क्या था? मध्य एशिया के निकट स्थित था, और मध्य एशिया जो है ये इस्लाम का गढ़ बन चुका था, क्योंकि काफी समय से मुस्लिम शासक यहाँ पर अपना राज्य बनाए हुए थे। तो इन्होंने पंजाब को भी अपना, क्योंकि पंजाब मध्य एशिया के बिल्कुल साथ में सटा हुआ था, इस वजह से हम कह सकते हैं कि इस्लाम का प्रचार जो है यहाँ पर ज्यादा हो सका। और सबसे पहले मुस्लिम शासकों ने पंजाब पर ही अधिकार किया था। अब 1023 की बात अगर हम पीछे चले जाएं, 1023 में महमूद गजनवी ने लाहौर पर अधिकार कर लिया था। तो इसके बाद से पंजाब जो है इसका बहुत बड़ा हिस्सा वो मुस्लिम शासकों के अधिकार में रहा। और ये मुस्लिम शासक जो थे इन्होंने हर तरह से इस्लाम का प्रचार प्रसार करने के भी भरपूर यत्न किए, लालच देकर, तलवार के जोर पर या किसी भी तरह से। तो ये हम बात यहाँ पर मानते हैं कि पंजाब पहला ऐसा प्रांत बना जहां पर मुस्लिम शासकों ने अधिकार किया। और दूसरी बात ये भी आप देखिए कि जिस समय वो देश के दूसरे हिस्सों पर अधिकार करते हैं उस समय तक पंजाब में इस्लाम अपनी जड़ें जो है वो काफी गहराई के साथ स्थापित कर चुका था। आगे बात करेंगे हम सिख धर्म के उत्थान की, कि पंजाब का भूगोल जो है सिख धर्म के विकास के लिए कैसे सहायक साबित हुआ। अब 2 धर्म गुरु नानक देव जी के समय तक यहाँ पर विकसित थे, हिंदू धर्म और इस्लाम। दोनों में बुराइयां आ चुकी थी, काफी बुराइयां मौजूद थी, जिनके खिलाफ गुरु नानक देव जी ने आवाज उठाई और लोगों को एक सिंपल, एक सरल धर्म दिया। अब लोग भी इस धर्म की ओर आए, क्योंकि जहां तक आर्थिक समृद्धि का सवाल है पंजाब में तो वो थी। लोग अपनी रोजी रोटी जो है बड़े आराम से वो कमा रहे थे।
और वो चाहते थे कि भाई ऐसा कोई धर्म आए जो उनके धार्मिक जो जरूरतें हैं उसकी पूर्ति कर सके। अब कोई भी धर्म हो उसे विकसित होने के लिए भेंटों वगैरह की, सेवा वगैरह की भी जरूरत होती है। अब लोगों के पास चूंकि पैसा था तो वो अपने भेंट स्वरूप अपना योगदान जो है वो दे पाए। दूसरा है जाट सिखों की भूमिका। गुरु अर्जुन देव जी के समय तक तो धर्म जो है पूर्ण तौर पर धर्म के रास्ते पर चल रहा था, लेकिन गुरु अर्जुन देव जी की शहीदी ने गुरु हरगोविंद जी को सोचने के लिए विवश किया। और ऐसे ही गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी के बाद गुरु गोविंद सिंह जी को भी सोचने के लिए विवश किया कि धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने जरूरी है। तो उनके सेना में उन्होंने अपनी सेना का गठन किया और इस सेना के लिए उन्हें कोई बाहर से ज्यादा गिनती में सैनिक नहीं लेने पड़े। उनके अपने अनुयायी जो जाट थे उन्होंने गुरु साहिबान की सेना में शामिल होकर इस जरूरत को पूरा किया। अब ये जाट जो थे बड़े जोशीले थे स्वभाव से ही, सिर्फ जोशीले ही नहीं थे, बहादुर योद्धा भी थे। तो इस तरह से सिख धर्म जो धर्म के रास्ते पर चल रहा है, साथ साथ धर्म की रक्षा के लिए सैनिकों की भी जरूरत है। तो ये जरूरतें जो हैं वो पंजाब ने इन्हें प्रदान की। इसके बाद आप देखिए कि पंजाब सारे देश के मुकाबले में एक ऐसा प्रांत है जहां पर हम धार्मिक सहनशीलता की भावना देखते हैं। हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, मुसलमान भी हैं और आज के दौर में आप देखिए कि ईसाई भी हैं। और ये सभी लोग इनका आपस में मेल जोल जो है वो बहुत ही सहानुभूति पूर्ण सहनशीलता के साथ चलता है। कारण क्या है कि धर्म का असल स्वरूप जो है ये गुरु साहिबान ने जैसे लोगों को सिखाया। तो आज भी आप देखिए कि चाहे मंदिर है जहां आपको हिंदू भी जाते हुए मिलेंगे, आपको सिख भी जाते हुए मिलेंगे, गुरुद्वारों में आपको सभी धर्मों के लोग जो हैं वो जाते हुए मिलेंगे। ऐसे ही चाहे कोई मुसलमान है उसके साथ लोग जो है कोई भेदभाव पूर्ण रवैया जो है वो इख्तियार नहीं करेंगे और ना ही ऐसा कोई भेदभाव पूर्ण रवैया जो है वो ईसाइयों के प्रति लोगों का रहेगा। तो कारण क्या है कि यहाँ का भूगोल जो है उसने सब लोगों को, सब जातियों, सब धर्मों के लोगों को आपस में इकट्ठे किया है। आगे हम बात करते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों की। तो इनमें जातियों और उपजातियों की गिनती जो है वो निरंतर तौर पर बढ़ती रही। 4 मूल जातियां, लेकिन समय के साथ साथ इनमें विकास होता रहा। विकास कैसे हुआ? क्योंकि जब भी विदेशी हमलावर आए, कुछ विदेशी हमलावर तो यहाँ से वापस लौट गए, लेकिन कई यहीं पर स्थापित भी हो गए। और जो वापस चले गए उनके भी बहुत से लोग जो थे वो पंजाब में आकर बस गए। तो जब वो यहाँ पर बस गए तो यहाँ के लोगों के साथ उन्होंने अपना सामाजिक मेल जोल बढ़ाना शुरू किया। यहाँ पर उन्होंने वैवाहिक संबंध जो है वो भी स्थापित किए। लेकिन यहाँ के जो धार्मिक ठेकेदार थे, जो कट्टरवादी थे, उन्होंने इस बात की इजाजत नहीं दी, इन्हें जाति से निकाल दिया। नतीजा ये हुआ इन्होंने अपनी अलग से जाति बना ली और इस तरह से लगातार जातियां, उपजातियां जो हैं ये बढ़ती चली गईं। तो ये भी यहाँ के भौगोलिक
हम अवस्था जो है, भौगोलिक स्थिति जो है, उसका प्रभाव देखेंगे। दूसरा है पंजाबियों के कई विशेष गुण जो हैं वो यहाँ पर हम देखते हैं, जो देश के दूसरे हिस्सों में बहुत कम देखने में मिलते हैं। पंजाबी जोशीले हैं। पंजाबी, दूसरी चीज जो इनकी हम देखें वो है कि बहादुर योद्धा हैं, लेकिन साथ साथ ये दलेर भी हैं। पैसा खर्च करने में इन्हें कोई जैसे कि गुमान नहीं रहता, दलेरी के साथ पैसा खर्च करते हैं। और इसकी एक वजह ये भी है कि शुरू से ही यहाँ पर विदेशी आक्रमणकारी आते रहे, यहाँ लूटमार करके वापस लौटते रहे, और पंजाबियों ने भी ये बात मान ली जो है उसे अपने ऊपर खर्च किया जाए, बचाने का क्या फायदा। और ऐसे ही एक जब अब्दाली के हमले शुरू हुए थे तो उस दौर में एक फोक सॉन्ग जो है ये भी बन गया कि खादा पीता लाहेदा रहंदा अहमद शाहिदा, कि जो कुछ हमने खा पी लिया वो अपना है और जो बच गया वो तो अहमद शाह अब्दाली आकर लूट कर ले जाएगा। तो ये बात जो है ये आज भी पंजाबियों में ये गुण जो है ये देखने में मिलता है। इसके अलावा विभिन्न संस्कृतियों का ये एक केंद्र है, क्योंकि अलग अलग संस्कृति के लोग क्योंकि पंजाब में ही आकर वो स्थापित होते रहे, तो एक सभ्यता की बात, एक संस्कृति की बात वो पंजाबियों ने अपनाई। पंजाबियों के यहाँ के मूल निवासी जो थे उनकी संस्कृति को जो लोग आए उन्होंने अपनाया। तो इस तरह से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सिंथेसिस ऑफ कल्चर जो है ये बन गया था कि कई संस्कृतियों का सुमेल जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। और ऐसी ही चीज जो है हम कला के क्षेत्र में देखते हैं। जैसे आपको बताया कि जब जब यहाँ शांत वातावरण हुआ, यहाँ पर लोगों ने साहित्य के ऊपर, कला के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित किया, और यहाँ पर भी बहुत से ये जो कलात्मक चीजें जो हैं पंजाब में देखने को मिलती है। तक्षशिला यूनिवर्सिटी यहाँ की विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी थी। गंधार कला जिसने सारे देश को कला के क्षेत्र से प्रभावित किया, वो भी यहाँ पर विकसित हुई। लेकिन जब लगातार विदेशी हमलों का दौर यहाँ पर चलता रहा तो ये विदेशी आक्रमणकारी थे जो इन्हें यहाँ के साहित्य, यहाँ की कला, यहाँ की संस्कृति से कोई लगाव नहीं था, कोई दिलचस्पी नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि इन्होंने बहुत से साहित्य, बहुत सी कलात्मक जो कलाकृतियां थी उन्हें नष्ट कर दिया। इसके बाद आप देखेंगे कि जो पहाड़ी इलाके थे वहां पर बहुत कम ऐसा हुआ कि कोई आक्रमणकारी गया। तो मूल रूप से ये पहाड़ी इलाके जो थे ये शांत रहे। नतीजा ये हुआ कि हमें इन इलाकों में कला का विकास जो है वो बहुत ज्यादा देखने में मिलता है। अब कांगड़ा आर्ट की अगर हम बात करें, कांगड़ा पेंटिंग ये देश भर में प्रसिद्ध है। तो और भी बहुत से मंदिर हैं, मंदिरों के ऊपर जो कलाकृतियां की गई हैं पहाड़ी इलाकों में, तो ये देखने लायक हैं। तो इस तरह से हम अपना ये टॉपिक जो है ये यहाँ पर कंक्लूड करते हैं, और यहाँ पर हम यही बात करेंगे कि जिस तरह से किसी भी जगह का भूगोल वहाँ के इतिहास को प्रभावित करता है, उसी तरह से पंजाब के भूगोल ने भी सभी दिशाओं में, चाहे वो राजनीति है, चाहे वो सामाजिक दशा है, चाहे वो धार्मिक दशा है, आर्थिक दशा है,
सांस्कृतिक दशा, सबको इसने प्रभावित किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है, ये लेक्चर जो है, आप पसंद करेंगे। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, आपका कोई भी विचार हो, तो कमेंट बॉक्स में जाकर उसे लिखिए। अपनी क्वेरी जो है, आप, ये मेल है मेरी, तो यहाँ पर भी आप भेज सकते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों मित्रों के साथ भी इसे शेयर करिए।